to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So this is the second part of classification of living world. So आज हम लोग पढ़ेंगे about the 5 kingdom classification which was given by R.H. Whittaker. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोगों का एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग इसको जितना लाइक करोगे उतना ये बाकी बच्चों के पास पहुंचेगा. और एक चीज़, अभी रिसेंटली मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है अरीना ट्यूटोरियल शॉर्ट करके. उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो बच्चों उसमें मैं एकदम शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ. मीन्स आप लोगों को मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ाई हूँ उसका जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक एक करके आप लोगों को हर चीज़ उसमें मिलेगा जो कि आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगा. तो अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आप लोग जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आप लोगों को लिंक मिलेगा. आप लोग पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज यू विल मिस लॉट ऑफ थिंग्स. Now without wasting any time, let's get started with the video. So the first kingdom जो 5 ग्रुप में वो डिवाइड किए थे ना R.H. Whittaker, उसमें से जो पहला किंगडम है उसका नाम है किंगडम मोनेरा. आप लोग भी उसको इसी हिसाब से स्टडी करना. अब देखो किंगडम मोनेरा में वो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखे, वो क्योंकि 5 ग्रुप बना दिए, कुछ चीज़ों को वो ध्यान पे रखे और वो क्या किए ना, एनिमल्स को उसी हिसाब से ग्रुपिंग करते गए. सो किंगडम मोनेरा में जो एनिमल्स आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से बने रहते हैं. मीन्स उनके बॉडी में एक ही सेल होता है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं पार्ट 1 में बताई हूँ. अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पहले आप लोग वो चेक करो पार्ट 1, जिसमें आप लोगों को हर चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा. देन आप लोग इस पार्ट को देखो. ओके, सो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एज वेल एज वो लोग बहुत ही ओल्डेस्ट मीन्स प्रिमिटिव, बहुत ही पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं वो. ठीक है. सो किंगडम मोनेरा में और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओल्डेस्ट होते हैं, वो यूनिसेलुलर हैं एज वेल एज प्रोकैरियोटिक हैं. अभी इनके बारे में और 2-4 बात बोला गया है. दैट इज इस किंगडम में जो भी एनिमल्स आते हैं ना उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. यस, उनके न्यूक्लियस के बाहर में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता है. आप सबको पता है ना कि हर न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. हमारे बॉडी में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके बाहर में उसका बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. लेकिन किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना वो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. देन इनमें और भी क्या नहीं पाया जाता है, लेट्स सी. इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, मतलब इस टाइप के इनमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते हैं. ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि पावर हाउस होता है सेल का, एंड क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर देता है इनको मेनली. ठीक है. लाइक प्लांट्स, सम हैव सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट्स एंड गिव शेप टू द सेल. देखो जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देती हूँ. सपोज मैं ये प्लांट का सेल बनाई हूँ, तो प्लांट्स में ना चारों तरफ में प्लांट के सेल में सेल वॉल पाया जाता है, होता है. तो कोई ऐसे इसमें ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनके बाहर में ना सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल क्या करता है ना, इनको प्रोटेक्शन देता है, साथ में इनके बॉडी को शेप देता है. जैसे आप यहाँ पर देखो, लाइक यहाँ पर मैं एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाई हूँ, तो इसमें भी सेल वॉल है. ठीक है. इस बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है. तो सेल वॉल क्या करता है ना, इनमें जिनमें प्रेजेंट होगा उनमें वो उनको प्रोटेक्शन देता है और कुछ शेप को प्रोवाइड करता है. सब में नहीं होता सेल वॉल, जिसमें होता है उसमें प्रोटेक्शन एंड शेप देगा, लेकिन जिसमें वो नहीं होता है उनमें वो कहाँ से दे पाएगा उनको कुछ परफेक्ट शेप, है कि नहीं. सो सम ऑफ देम मे नॉट हैव सेल वॉल लाइक माइकोप्लाज्मा. देखो किसी में सेल वॉल होता है पर किसी में नहीं होता. तो माइकोप्लाज्मा इसका एक एग्जाम्पल है. मीन्स मोनेरा के ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, आप लोग माइकोप्लाज्मा लिख सकते हो. यहाँ पर आप लोग साइड में देखो उसका फोटो, तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है. क्वेश्चन आ सकता है एक ऐसा किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो आप लोग को वहाँ पर माइकोप्लाज्मा लिखना पड़ेगा. देन दे आर यूजुअली नॉन मूवेबल. ये लोग ना नॉर्मली नहीं घूम पाते, अपने जगह से ये लोग नहीं घूम सकते हैं नॉर्मली. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ना मूवमेंट के लिए कुछ क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है बॉडी में. तो आप लोग ये डायग्राम देखो, यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है, ये जितना भी हेयर जैसा स्ट्रक्चर एक्चुअली ये है नहीं, ये ना टेल जैसा होता है. तो ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है ना उसको फ्लैजुला बोलते हैं. ये फ्लैजुला से ये लोग आराम से मूवमेंट कर पाते हैं. तो ये लोग नॉर्मली ऐसे बहुत सारे होते हैं जो मूव नहीं कर पाते, लेकिन किसी में ये फ्लैजुला होता है जिसकी वजह से ये लोग मूवमेंट कर पाते हैं.
नाउ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपना खाना पीना कैसे करते हैं। सो नॉर्मली जिन में थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होगा। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब खाना बनाते हैं, नहीं, कोई कोई ऐसा होता है जो अपना खाना खुद से बना पाता है, बिकॉज उनमें थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है। तो जिनमें क्लोरोफिल होगा, जैसे कि यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गे करके एग्जाम्पल दिया है, जिसको हम सियानोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो वो लोग ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स दे कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनमें तो क्लोरोफिल होता नहीं है, सो वो लोग ऑटोट्रॉपिक तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो वो लोग कैसे होंगे? वो लोग हेट्रोट्रॉपिक होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये लोग क्या करते हैं ना, अपने फूड के लिए ये लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करते हैं। तो किंगडम मोनेरा के बारे में इतना ही है। आप लोगों को ये पॉइंट्स इसी हिसाब से लिखना है। चाहोगे तो आप लोग पॉइंट्स को अलग अलग हिसाब से तोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पहले से ही उसको एकदम अलग अलग पॉइंट्स में लिख के यहाँ पर ट्राई की हूँ लिखने का। एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, अच्छे से किसी भी किंगडम का एग्जाम्पल भूलना नहीं है। जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, आप लोग सियानोबैक्टीरिया भी यहाँ कॉमा दे के लिख सकते हो। तो ये सब एग्जाम्पल्स है किंगडम मोनेरा का। तो जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये सब इसी टाइप से होते हैं। किसी में फ्लैजेला होता है, किसी में नहीं होता, किसी में सेल वॉल होता है, किसी में नहीं होता। ये लोग यूनिसेलुलर होते हैं। ये लोग अपना खाना कोई कोई बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता। लाइक यही सब पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान पे रखना है, और ये डायग्राम थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। अब देखो किंगडम मोनेरा के अंदर में ही ये टॉपिक दिया गया है। मीन्स अभी तक किंगडम मोनेरा ख़त्म नहीं हुआ है, इतना खुश नहीं होना है। ओके, बहुत बड़ा है ये टॉपिक। मतलब किंगडम मोनेरा को जो एग्जाम्पल होता है ना बैक्टीरिया, उसी को लेके थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। मतलब बुक चाहता है कि आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता चले, ठीक है, इसलिए यहाँ पर और अच्छे से दे दिया है। सो लेट्स सी। देखो जो बैक्टीरिया होता है, सिंगुलर में हम लोग उसको बैक्टीरियम बोलते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया तो काफ़ी बड़े होते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी बड़े नहीं होते हैं। वो लोग इतने छोटे होते हैं कि हम लोग को खाली आंख से नहीं दिख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि चश्मा पहन के देखने से दिख जाएंगे, नो। उसके लिए वी नीड माइक्रोस्कोप। ओके, सो माइक्रोस्कोप की मदद से ही वी कैन सी अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत माइन्यूट से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत पुराने हैं ये लोग, और यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है। एंड इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तभी तो इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं हम, है कि नहीं? अभी इनका साइज अलग अलग मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया है वो लोगों का एक ही साइज होता है, नहीं। 0.2 से 100 माइक्रोन्स तक इनका साइज वेरी कर सकता है। अब बोलते हैं कि हर एक बैक्टीरिया सेल के लिए, मीन्स बैक्टीरिया लोग ना अलग से रह सकते हैं, या फिर वो लोग ना ऐसे जैसे कि अंगूर कैसे ग्रुप में रहता है, गुच्छा में, है कि नहीं, बंच रहता है उसका, वैसे भी ये लोग रह सकते हैं। या तो अलग रहेंगे या फिर ऐसे कॉलोनी बना के ये लोग रह सकते हैं। दे आर नॉट विजिबल विदाउट अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बिना आप लोग कितना भी अच्छा वाला चश्मा पहन लो, आप लोग इनको नहीं देख पाओगे। अब बात करते हैं इनका शेप का। सो बेस्ड ऑन देयर शेप ये लोग अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि इनका नॉर्मली 4 शेप होता है। सबसे पहला दिया गया है रॉड शेप्ड। ऐसे बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं जिनका शेप एकदम रॉड जैसा होता है, जिसको हम बैसिली भी बोल सकते हैं। आप लोगों को दिखता होगा, मैं साइड में यहाँ पर बना दी हूँ। तो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें नॉर्मली 2 एग्जाम्पल्स आप लोग कंसिडर कर सकते हो, याद कर सकते हो। पहला तो है ई कोलाई, हम लोग इसको ई कोलाई करके बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एकदम ई कोलाई, जो कि हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वहीं पर रहता है ये। दूसरा लैक्टोबैसिलस, ये तो बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है। अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को लैक्टोबैसिलस के बारे में क्या पता है। ओके, आप लोग एग्जाम्पल्स याद रखना, इसलिए मैं साइड में एग्जाम्पल्स लिख दी हूँ। नाउ दिस सेकेंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, देखो अभी हम लोग देखेंगे कि दूसरा शेप क्या हो सकता है बैक्टीरिया का। सो दूसरा यहाँ पर है स्पेरिकल या फिर कॉक्साई। इसको हम लोग कॉक्साई करके बोलते हैं। सो ये जो स्पेरिकल और जो या फिर कॉक्साई बैक्टीरिया जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो लोग ऐसे थोड़े गोल 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 शेप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि हम लोगों को निमोनिया करता है। तो वो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया का ऐसा ही स्पेरिकल शेप देखने को मिलता है। देन जो नेक्स्ट है वो है स्पाइरल या फिर कर्व्ड शेप बैक्टीरिया, या फिर स्पिरुलिना करके भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये लोग थोड़ा सा ऐसे स्पाइरल, थोड़े घुमे घुमे इस टाइप से दिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रैपोनेमा। इसका एग्जाम्पल है ट्रैपोनेमा। लास्ट जो शेप है बैक्टीरिया का, दैट इज कॉमा शेप्ड, या फिर हम लोग उसको विब्रियो भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली कॉमा जैसे ही दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा, जो कि हम लोग के बॉडी में कॉलेरा करता है। कॉलेरा मीन्स हैजा का बीमारी। ओके,
तो ये तो हम लोग नॉर्मल बेसिक थिंग्स पढ़ लिए अबाउट बैक्टीरिया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बैक्टीरिया का यूज़ क्या है। बहुत सारा यूज़ है बच्चों बैक्टीरिया का, काफ़ी यूज़ है। ओके देखो, बैक्टीरिया ना हमारे लिए अच्छे भी हैं एज वेल एज बुरे भी हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे उनका यूजेस, हमारे लिए बैक्टीरिया किस हिसाब से यूज़फुल हो सकते हैं। सो बैक्टीरिया को ना अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पहला तो फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, येस, कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है मिल्क जो फटता है जिससे छेना बनता है, ओके, जिस प्रोसेस से। सेकंड दिया है यहाँ पर टैनिंग ऑफ लेदर, फिर है प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, देन चीज़ मेकिंग, देन प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी, टबैको। ये सब चीज़ में यहाँ पर नाम दिया है किसका, बैक्टीरिया का। मतलब बैक्टीरिया इतने सारे तरीके से हम लोगों के काम पे आता है, इतने सारे तरीके से। मतलब कॉफ़ी एंड टबैको का जो बात कर रहा है ना, मतलब उनको फ्लेवर, उनको टेस्ट देने के लिए हम लोग वहाँ बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पर एक टैनिंग ऑफ लेदर का बात कर रहा है, ठीक है। लेदर का मतलब आप सबको पता है चमड़ा को हम बोलते हैं। अब टैनिंग ऑफ लेदर का मतलब क्या है, देखो मेनली जो रॉ लेदर होते हैं ना, जो कच्चे जो लेदर होते हैं, मीन्स जो चमड़ा होता है वो ना ब्रिटल होता है। ब्रिटल इन द सेंस हार्ड होता है, पर इतना भी हार्ड नहीं होता, उसको मारने से वैसे फट जाता है ना वो। मतलब वो यहाँ पर ये बात बोल रहा है, बोलते हैं कि जो रॉ लेदर होता है ना वो ब्रिटल होता है और उसमें ना बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैटी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसको हम लोग यहाँ पर जो लिखा है ना टैनिंग करते हैं, टैनिंग का मतलब है उसको ना हम लोग मतलब एक वाटर में हम लोग उसको इमर्स करके रखते हैं, भिगो के रखते हैं, ठीक है। वाटर में हम लोग उसको क्या करेंगे, भिगो के रखेंगे और उस वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, जितना भी उसमें जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है, फैटी कंपाउंड्स जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, उसको पूरा खा जाते हैं और उस लेदर का स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देते हैं, एकदम सॉफ्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में टैनिंग ऑफ लेदर में हम लोग ऐसे बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, मतलब उसका स्किन को वो लोग एकदम सॉफ्ट कर देते हैं, उसके बाद ही हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। सो बैक्टीरियाज आर मेनली यूज्ड फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, टैनिंग ऑफ लेदर, विनेगर बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, कॉफ़ी एंड टबैको को कुछ फ्लेवर देने के लिए, टी को फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ होता है, ओके। देन दे हेल्प टू सिंथेसाइज विटामिन बी इन आवर बॉडी। बहुत सारे बैक्टीरिया ना हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर वो लोग वाइटामिन्स बनाते हैं। तो वाइटामिन बी हमारे बॉडी में जो बनता है दैट इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया। देन मेडिसिन बनाने में भी ये लोग बहुत यूज़फुल हैं। तो इनसे हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन करके नाम दिया एंटीबायोटिक का, जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। टीबी होता है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी होता है, बहुत खांसी आता है जिसमें, तो उसको ठीक करने के लिए हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं ना वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके। एक और यहाँ पर नाम दिया है ऑरियोमाइसिन करके। तो आप लोग यहाँ पर ये दोनों एंटीबायोटिक्स का नाम याद रखना, एग्जाम में आ सकता है नेम टू एंटीबायोटिक्स, तो आप लोगों को ये दोनों नाम वहाँ पर लिख के आना है। अभी देखो अब और थोड़ा यूजेस पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। देखो देयर आर सम बैक्टीरिया, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लाइक एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम। ये जो दो नाम है बैक्टीरिया का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब आप लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लोगे। नाइट्रोजन, एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन को फिक्स करना, जैसे कि प्लांट्स को ना नाइट्रोजन बहुत दरकार है, पर डायरेक्टली ना प्लांट नाइट्रोजन गैस नहीं लेता है, नहीं ले सकता ना। हम लोग भी देखो ऐसे नहीं लेते हैं, ओके। प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकता, और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके लीव्स येलो पड़ने लग जाते हैं विदाउट नाइट्रोजन। अब क्या होता है, अब जैसे कि कुछ कुछ लेग्यूमिनियस जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि चना का, दाल का, मेनली चना के पेड़ आप लोग ले लो, उनको आप लोग देखना, आप लोग सुने होंगे कि जो फार्मर्स होते हैं ना वो लोग अपना जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद वो लोग बीच बीच में ना जैसे कोई भी एक सीज़न में वो लोग चना वना उगा के छोड़ देते हैं अपने खेत में। क्यों? क्योंकि चना वना उगाने से क्या होता है ना, खेत का मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाता है। उसका रीज़न आप आज पढ़ोगे यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने भी लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, वो चना वना के जो पेड़ हैं, उनके जड़ में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? एजिटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम। ये उनके ना रूट में रहते हैं, इस टाइप से देखो यहाँ पर वो लोग प्रेजेंट होते हैं। ये लोग क्या करेंगे ना, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन गैस को वो लोग खींचेंगे, उसके बाद वो लोग उसको ना एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं नाइट्रेट्स लिखी हूँ, वो लोग उसको अलग सा कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर पेड़ क्या करता है, डायरेक्ट तो नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकता, तो ये बैक्टीरिया लोग उसको जो अलग सा कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया,
उसी को पेड़ लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं और मस्त वो लोग अपना ग्रो करते हैं, मिट्टी फर्टाइल हो जाता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है। लास्ट जो इसका पॉइंट है बैक्टीरिया का यूजफुलनेस का जो बात हो रहा है, बैक्टीरियाज होते हैं ना, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बोल देती हूँ, खाली बैक्टीरिया तो नहीं, फंगस भी होता है। ये लोग ना हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, नेचुरल स्कैवेंजर्स होते हैं। जैसे कि सोच लो, अभी आप लोग कंसिडर करो, सपोज एक जगह में ना कोई डॉग मर गया है, ज़मीन में डॉग मर गया है, थोड़ा दिन के बाद आप लोग देखोगे तो डॉग का जो बॉडी है वो मिट्टी में पूरा मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा, वो मिट्टी में पूरा मिक्स ही हो जाएगा। तो बैक्टीरिया और बाकी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो लोग वहाँ पर उस बॉडी में पूरा लग जाते हैं, वो बॉडी को पूरा वो लोग सड़ा गला देते हैं, पूरी तरह से गला देते हैं और उस बॉडी को पूरा ज़मीन में मिट्टी के साथ मिक्स करवा देते हैं। तो ऐसा करके वो लोग एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं कि नहीं, वरना बीमारी फैल जाएगा, है कि नहीं। सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वो लोग एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे? बाय एक्टिंग अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब मैं एनिमल का बात करी, आप लोग प्लांट को भी ले सकते हो। देखना तो जंगल में और हर जगह कितने सारे पेड़ के प्रोडक्ट्स, पत्ता, सूखे पत्ते, लकड़ी गिरे रहते हैं, वो लोग भी सड़ते हैं। तो उनको कौन सड़ाता है? यही सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसा करके वो लोग उनको एकदम सिंपलर फॉर्म में, एकदम छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी को दे देते हैं। और ये सब पता है मिट्टी के लिए अच्छा खाना होता है, मिट्टी के लिए न्यूट्रिएंट्स होता है। और वहाँ का जो मिट्टी होता है ना, जहाँ पर ये काम होता है, वो ना ब्लैक हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है, मतलब ह्यूमस बन जाता है। ये बहुत अच्छा होता है, हाँ, प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यूज़फुलनेस में तो ये सब था। अब हम लोग देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अच्छा तो है पर बुरा भी है। तो देखो, बैक्टीरिया की वजह से हमारा जो हम लोग घर में जो मिल्क यूज़ करते हैं, देखना दूध कभी कभी फट जाता है, ख़राब हो जाता है। मीट को ये लोग स्पॉइल कर देते हैं, वेजिटेबल्स को स्पॉइल कर देते हैं। और फूड आइटम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप लोग सोच लो, गर्मी का मौसम है और आप लोग जो भी आप लोग दोपहर को खाना खाए हो वो बच जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं ना, ताकि वो शाम को भी लाइक वो सब्जी चल जाए या जो भी है। लेकिन कभी कभी जब हम उसको रखना भूल जाते हैं तो सब्जी कैसे ख़राब हो जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आके लग जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पर टॉक्सिन्स निकालते हैं। टॉक्सिन्स का मतलब होता है हार्मफुल केमिकल्स। वो लोग निकालते हैं, उस खाना में डाल देते हैं और उसको एकदम पॉइजन बना देते हैं। और अगर हम उस टाइप का खाना खाते हैं तो हमको हो जाता है फूड पॉइजनिंग, जो कि बहुत फैटल होता है। तो बॉटुलिज्म करके एक फूड पॉइजनिंग डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। एनिमल्स में ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारा डिजीज़ कर सकते हैं, हम लोग में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। जैसे कि एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स का मतलब होता है, जैसे कि एनिमल्स, जैसे गाय का देखना आप लोग, कभी बॉडी एकदम फूल जाता है, स्वेलिंग का मतलब फूल जाना, लो मिल्क यील्ड हो जाता है, उतना वो लोग दूध दे नहीं पाते हैं। टीबी भी कर देता है ये एनिमल्स में। ह्यूमंस में ये लेप्रोसी कर देता है। लेप्रोसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं शायद उसको, जिसमें देखना हाथ उत का ये सब पूरा गायब होने लग जाता है, एकदम ऐसे मुड़ जाता है, लाइक ओके। कॉलेरा, हैजा, टिटेनस, टीबी, डिजेंट्री, बॉट्युलिज्म, हम लोग में ये इतना सारा बीमारी करता है, एनिमल्स में करता है। पेड़ को कहाँ से छोड़ेगा ये? पेड़ को भी करेगा ना। सो पेड़ में ये करता है, कॉटन के पेड़ में लीफ स्पॉट डिजीज़। लीफ स्पॉट डिजीज़ आप लोगों को मैं साइड में यहाँ पर डायग्राम दे दूंगी, आप लोग देखो, ये वाला फोटो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, वो देखो, ये है लीफ स्पॉट डिजीज़ इन कॉटन। इसको करने वाला जो डेंजरस जो बैक्टीरिया है, इसका नाम है ज़ैंथोमोनास मैल्वेशियरम। ओके। और पोटैटो में भी ये, पोटैटो को भी नहीं छोड़ता है, पोटैटो में भी ये बीमारी कर देता है। दैट इज बैक्टीरियल विल्ट ऑफ व्हाट? पोटैटो। उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सोलानेसियरम। ओके। तो ये सब इतना भयंकर भयंकर जो नाम दिया है ना बैक्टीरिया का, वो आप लोगों को याद रखना है। मेरे को तो पढ़ाना है, रखना आप लोगों को याद है। ओके। हम लोग अपने समय में बहुत इसको रट्टा मारते थे, अब आप लोगों का बारी। सो प्लांट्स को भी ये नहीं छोड़ता, एनिमल्स को भी नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता है, सबको ये बीमार कर देता है। इवन खाना को भी नहीं छोड़ता है, खाना को ये खराब कर देता है। तो बैक्टीरिया के बारे में इतना था। और ये जो बैक्टीरिया है वो कौन सी किंगडम में आता है? किंगडम मोनेरा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो किंगडम है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है देखो, किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना, वो लोग यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक का आप लोगों को कहाँ मिलेगा आंसर? पार्ट 1 में। पार्ट 1 आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके। इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन वाले। दे आर यूनिसेलुलर,
और कॉलोनियल फॉर्म्स, या तो ये लोग यूनिसेलुलर होंगे या तो ये लोग कॉलोनीज में रहना पसंद करेंगे, तो रहेंगे इनका मन। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये लोग अपना खाना पीना कैसे करते हैं, या तो अपना खुद से बनाएंगे ऑटोट्रॉपिक होंगे, या फिर दूसरों पे डिपेंड करेंगे हेट्रोट्रॉपिक होंगे। प्लांट्स में बोल रहा है मीन्स जस्ट लाइक प्लांट्स, प्लांट्स में नहीं सॉरी, जस्ट लाइक प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब एल्गे का बात कर रहा है, इसमें भी एल्गे आते हैं। ओके, उनमें सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो लोग अपना खाना खुद से बना पाते हैं। लेकिन जिसमें नहीं होता है वो लोग नहीं बना पाएंगे, तो वो लोग होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। अभी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो लोगों के लिए बोलते हैं कि वो लोग ना मतलब मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन का मतलब होता है मूव करना, वो लोग इजिली मूव कर पाते हैं। कैसे मूव कर पाते हैं, देखो उनके बॉडी में ना ऐसे करके कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसकी वजह से उनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, दिस इज एमीबा, दिस इज यूग्लिना, दिस इज पैरामीशियम। तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में आते हैं। ये लोग आराम से मूव कर पाते हैं। यूग्लिना के पास होता है ये फ्लैजेला, फ्लैजेला ये पूंछ टेल जैसा स्ट्रक्चर जिसको बीट कर करके ये लोग आगे मुड़ते हैं, मीन्स मूव करते हैं। ये पैरामीशियम में ना पूरा चप्पल जैसा दिख रहा है ना, स्लीपर शेप्ड होता है। इसमें आप लोग देखो ये बाहर में आप लोगों को दिख रहा है ये हेयर जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सीलिया, वेरी इंपॉर्टेंट सीलिया। सीलिया की वजह से सीलिया ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, तो ये लोग भी आगे 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 घूमते रहते हैं। ये भी बहुत छोटे होते हैं, हम लोग को खाली आँख से नहीं दिखते हैं। एमीबा का तो मैं यहाँ ऐसे कुछ लिखी नहीं हूँ। एमीबा लोग पता है कैसे मूव करते हैं, ऐसे 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 ये लोग मूव करते हैं। तो इनका ना ये जो स्ट्रक्चर होता है ना नीचे नीचे का ये सब पार्ट, ये फॉल्स फिट होता है जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये लोग ऐसे 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 करके मूव करते रहते हैं, मतलब अलग अलग टाइप से ये लोग मूव करते हैं। ओके, सो आप लोगों को याद रखना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो एग्जाम्पल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर में वो लोग में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बॉडी में मूवमेंट के लिए, जैसे कि फ्लैजेला हो गया एंड सीलिया हो गया। अब किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म नहीं हुआ है। अब किंगडम प्रोटिस्टा का एक टॉपिक को उठा लिया, एक ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ एमीबा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये हो गया एमीबा। एमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ एमीबा, एमीबा का क्या शेप है। तो बच्चों एमीबा का कोई भी शेप नहीं है, इसका इरेगुलर शेप होता है। इतनी एंगल से आप लोगों को लग रहा है ये शेप कुछ है, इरेगुलर है। और ये इसके फॉल्स फिट है, नकली पैर है, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिससे ये ऐसे ऐसे करके मूव करता है। अब ये जो एमीबा है ना, ये लोग फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग प्रोटोजोआ। पढ़ोगे आप लोग प्रोटोजोआ के बारे में। दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये लोग थोड़े फ्रेश वाटर पॉन्ड में, डिचेस में, लेक्स में, मतलब ये लोग इस सब जगह में मिलते हैं। दे हैव फॉल्स फिट स्यूडोपोडिया, जिसकी वजह से ये लोग लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन मतलब मूव करना। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि एमीबा कैसे मूव करता है, तो आप लोग बोलोगे विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फिट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट का नाम है स्यूडोपोडिया। ओके, अब ये जिस हिसाब से मूव करता है ना, मैं आप लोगों को बोली ना ये ऐसे ऐसे मूव करता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट मतलब एमीबा वाला मूवमेंट। और ये काफ़ी स्लो होता है, एकदम मरियल, मतलब एकदम स्लो मोशन होता है ये। अब थोड़ा पढ़ते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, देखो जो एमीबा होते हैं इनका ना अलग टाइप से थोड़ा, मतलब न्यूट्रिशन का थोड़ा क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन ये लोग थोड़े अलग टाइप से करते हैं। कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जिससे ये लोग खाना खाएंगे। ओके, इनके बॉडी के सरफेस से ही ये लोग खाना खाते हैं। कैसे, पहले तो ये लोग अपना ऐसे चलते हैं, फॉल्स फिट है, रास्ता में कुछ भी खाने वाला पार्टिकल कुछ भी आया, ये लोग अपने फॉल्स फिट से उसको पकड़ लेंगे, बस अंदर अंदर गया। सोच लो यहाँ पर मैं जो होलोजोइक लिखी हूँ ये इसका खाना है, और ये अमीबा आ रहा है, ये अपने बॉडी सरफेस से उसको ले लेंगे अंदर, फॉल्स फिट से गया बस। अब वो जो होलोजोइक जिसका खाना था वो इसके बॉडी सरफेस में एंटर किया। ये पैर क्या करता है, उसका जो नकली पैर है ना, वो क्या करता है, होल बॉडी को, मतलब उसका खाना को वैसे पकड़ लेगा, और उसको फिर ये जो फूड पार्टिकल होगा उसको वो ऐसे ऐसा अंदर 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 सर्कुलेट करेगा। फिर इसके बॉडी से एक एंजाइम निकलता है, सोच लो आप ना केमिकल जैसा सोच लो, केमिकल निकलता है। वो केमिकल क्या करेगा, वो जो खाना जो ये पकड़ा है उसको पूरा डाइजेस्ट कर देगा। तो इस टाइप से ये खाना खाता है, उसको बोलते हैं हम, इस टाइप का न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब ये सबसे पहले अपने पैर से पकड़ता है अपना खाना को, फिर अपने बॉडी पार्ट्स में उसको ऐसे घुमाता है अंदर 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 अंदर, जो भी इसका बॉडी पार्ट है, हाथ पैर तो ऐसे होते नहीं है, जो भी इसका बॉडी पार्ट है उसमें घुमाएगा। फिर इसमें से एंजाइम्स निकलेंगे, एंजाइम्स खाना को पूरा पचा देगा और ये लोग बस खाना खा लिए।
सो हम लोग बोलते हैं इस टाइप का न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो दे कैप्चर देयर फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ देयर फॉल्स फीट। इतना याद रखना। अभी रेस्पिरेशन का बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन इनमें आराम से होता है, इनका सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन में मदद करता है और ये लोग ऑक्सीजन ले के रेस्पिरेशन करते हैं। आप सबको पता है रेस्पिरेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें फूड एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, मीन्स हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है एंड हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी मिलता है। यहाँ पर मैं इतना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एनर्जी नहीं लिखी हूँ, सिंपली मैं लिखी हूँ ये लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ये लोग लेंगे, रेस्पिरेशन में काम आएगा ऑक्सीजन, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इनके बॉडी से निकलेगा। आप लोगों को इतना याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड इनके बॉडी से जो निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ऑक्सीजन जो ये लोग अपने बॉडी में लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और सेल मेम्ब्रेन में इनका रेस्पिरेशन होता है। आप लोगों को इतना याद रखना है। अभी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, अब जैसे कि इनके बॉडी से क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, एमोनिया का फॉर्मूला NH3, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि इनके बॉडी से निकलता है। कहाँ से निकलता है पता है? इनके बॉडी में, इनके बॉडी में ना वैक्यूल होता है। आप सबको पता है वैक्यूल का मतलब जो स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि मेनली प्लांट में स्टोरेज का काम करता है। हमारे बॉडी में वैक्यूल एनिमल सेल में होता है पर ना के बराबर, लाइक उतना बड़ा नहीं, छोटा सा होता है, लेकिन प्लांट में काफ़ी बड़ा सा होता है। ओके, तो इनके बॉडी में भी वैक्यूल होता है। तो ये लोग अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल निकालते हैं। द वेस्ट मटेरियल्स इन द साइटोप्लाज्म एंटर द वैक्यूल। सोचो ये लोग जो खाना पीना करे रेस्पिरेशन से और बाकी चीज़ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला, इनके बॉडी का सेल में घूमता रहता है वो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से वो वेस्ट वैक्यूल में एंटर करता है। इनके बॉडी में ये सब काम होता है। फिर वहाँ से वो वैक्यूल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन में आता है और वहाँ से फिर वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली टू प्रोड्यूस यंग वंस। अब इनके जो यंग वंस होते हैं, ठीक है, इनके जो यंग वंस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मतलब इनके जो बच्चे होते हैं, वो लोग नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट टेक पार्ट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स यहाँ पर नहीं होता है। ओके, अब दो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन से ये लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन बहुत सिंपल है, देखो एकदम सिंपल तरीके से समझाती हूँ। एक पेरेंट एमीबा है, या फिर एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा। मतलब एक पेरेंट अपने आप को डिवाइड करेगा और वो दो नए डॉटर सेल्स देगा, पूरे एक जैसे दिखने वाले, बस उसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक से दो बने। मल्टीपल फिजन मतलब एक से बहुत सारे एमीबा बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो बाइनरी फिजन सबसे पहले देखते हैं। तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वन पेरेंट सेल डिवाइड होता है। एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स देगा। डायग्राम आप लोग अच्छे से एकदम प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम आता है एग्जाम में। सपोज यहाँ पर वन पेरेंट एमीबा है। पेरेंट सेल जो मैं बोल रही हूँ ना, वो एमीबा के लिए यहाँ पर बात हो रहा है। ओके, पेरेंट सेल एक यहाँ पर है। अभी सोच लो, यहाँ पर सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब बाहर में, न्यूक्लियस के बाहर में जो लेयर है, सबसे पहले यहाँ पर वो गायब होता है। सबसे पहले देखो होता है क्या, आप लोगों की बुक में ना ये सब स्टेप्स दिया है, आप लोगों को सिंपल तरीके से तो मैं बता दी, पर अंदर अंदर होता है क्या है थोड़ा वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो थोड़ा डिसअपीयर होगा, वो थोड़ा गायब होता है। उसके बाद न्यूक्लियस इससे थोड़ा बड़ा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ेगा। जब न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ता है उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर न्यूक्लियस दो अलग अलग न्यूक्लियस देता है। ओके, उसके बाद साइटोप्लाज्म सराउंड्स ईच न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पर जो सेल के चारों तरफ में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो दोनों न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म के बाहर में वो सेल का मेम्ब्रेन बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे करके ये लोग एक दो सेपरेट सेल्स बनाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक सेल से हमको दो सेल मिलता है। ओके, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है, फिर न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ में साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, फिर
सेल मेम्ब्रेन आ जाते हैं, फिर ऐसे ही करके ये लोग अलग हो जाते हैं और हम लोग को लास्ट में 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट से बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। सपोज ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। पेरेंट न्यूक्लियाई लोग क्या करते हैं ना, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, देखो आप लोगों के बुक में लिखा है, मैं जानती हूँ आप लोगों को अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब नहीं पता होगा। सोच लो ऐसा कोई कंडीशन है जो कि इनके लिए सही नहीं है, ग्रोथ के लिए या कोई भी काम के लिए सही नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे ना, सोचते हैं उस एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या करें, अनफेवरेबल कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं ना, अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेते हैं, मतलब मोटा सा वॉल बना लेते हैं, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल, मैं यहाँ पर सिर्फ सिस्ट लिखी हूँ, उसको एक्चुअल में हम बोलते हैं सिस्ट वॉल। उसके अंदर में इनका जो ये न्यूक्लियस था ना, ये न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड हो जाता है, अपने आप को अलग अलग। सोच लो आपके पास एक टमाटर है, टमाटर को एकदम बारीक बारीक काटते हैं तो छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट हो जाता है ना, बस वही हो रहा है यहाँ पर। न्यूक्लियस अपने आप को बहुत बार डिवाइड कर देता है, मल्टीपल सेवरल टाइम्स डिवाइड करके वो मल्टीपल न्यूक्लियाई बना देता है। आप लोगों को दिखता होगा ना यहाँ पर छोटे छोटे मैनी एमीबा लिखी हो, ये न्यूक्लियस ही है जो कि अपने आप का नंबर पूरा बढ़ा लिया है, मल्टीपल न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पर धीरे धीरे इनका साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है, मतलब अलग अलग फॉर्म में ना ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग अंदर में एमीबा छोटे छोटे सेल में वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये जो सिस्ट वॉल दिख रहा है वो फटता है। जब वो सिस्ट वॉल फटता है तो सारे न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं, मतलब ये जो सेल दिख रहे हैं ना वो लोग अलग हो जाते हैं, और जब उनको मीन्स वो लोग निकल जाते हैं, पानी में वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो लोग इंडिविजुअल एमीबा में ग्रो हो जाते हैं, मतलब ये अपना अलग एमीबा बन जाएगा, ये अलग एमीबा बन जाएगा, ये अलग एमीबा बन जाएगा, ऐसे ही होगा। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ एकदम सिंपल तरीके से। पहले पेरेंट एमीबा है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो लोग क्या करते हैं, अपने चारों तरफ में एक थिक वॉल बना लेते हैं जिसका नाम है सिस्ट वॉल, और अंदर में ये जो पेरेंट जो न्यूक्लियाई था वो अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारा न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लेता है, या फिर आप लोग उसको सेल बोल सकते हो, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये लोग ऐसे फट जाते हैं सिस्ट, और ये जितने भी अंदर के थे ना छोटे छोटे न्यूक्लियस ये लोग डिवाइड हो जाते हैं, और जब और अच्छा फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये लोग बढ़ के क्या बन जाते हैं, ये लोग इंडिविजुअल एमीबा में बड़े हो जाते हैं। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग किंगडम फंगी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।